चलो बात करते हैं कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक के बारे में। तो सूचक आपने जाना था कि 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक नेचुरल होता है, जिसमें नेचुरल फिनोमिना होता है, आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हो, खुद से देख सकते हो, जो भी नेचुरल होता है केमिकल सोप। बात करते हैं कृत्रिम, यानी कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, जिसको बनाया जा सकता है या संश्लेषित किया जा सकता है। देखो यहाँ कि कृत्रिम सूचक का मतलब हो कि जो बनाया जा सकता है, ये सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं। रसायन का मतलब होता है कि ये जो सूचक जो होते हैं वो लैबोरेटरी यानी रसायन प्रयोगशाला में ही बनाया जा सकता है, ठीक है। और जो ये किसके द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जा सकता है, सिर्फ लेबोरेटरी में, केमिकल लेबोरेटरी होता है उसमें ये बनाया जा सकता है, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। इसमें उदाहरण के लिए मैंने दो केमिकल लिया है, एक है फिनोल्फिथीन और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। अब देखेंगे कि ये दोनों को यदि हम क्षारक और अम्ल पर डालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात करते हैं हम लोग फिनोल्फिथीन के बारे में, ठीक है। फिनोल्फिथीन के बारे में बात करेंगे यहाँ ये वाला टॉपिक है। तो बात करते हैं कि यदि इसको हम क्षारक पर डालते हैं, ठीक है, क्षारक पर डालते हो तो इसका रंग क्या हो जाता है, बैगनी रंग का, यानी पर्पल रंग का इसका हो जाता है। किसको, फिनोल्फिथीन को यदि क्षारक के साथ अगर यानी किसी भी NaOH या KOH या फिर यूं कहो कि NH4OH किसी के साथ भी, और इसके साथ इसका अगर मिलावट करते हैं या किसी के साथ इसका अटैच कराते हैं तो यह बैगनी रंग का हो जाता है। कौन, फिनोल्फिथीन की प्रतिक्रिया अगर क्षारक के साथ कराते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, बैगनी रंग का हो जाता है। लेकिन अगर इसी की प्रक्रिया जो है इसी को किसके साथ, अम्ल के साथ अटैच करते हैं तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल सफेद रंग का हो जाता है। कौन, फिनोल्फिथीन को अगर क्षारक के साथ अटैच कराते हैं तो किस रंग का हो जाता है, बैगनी रंग में बदल जाता है। और यही इसको अम्ल के साथ करते हैं तो किस रंग में हो जाता है, सफेद रंग का हो जाता है। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 यानी मेथिल ऑरेंज की प्रक्रिया। मेथिल ऑरेंज के को अगर हम क्षारक के साथ रखते हैं, अटैच करवाते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला रंग में बदल जाता है। ये जो मेथिल ऑरेंज जो है वो किस रंग में बदल जाता है, पीला रंग में, क्योंकि मेथिल ऑरेंज को अगर हम क्षारक के साथ अटैच कराते हैं या फिर रिएक्ट कराते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला रंग में बदल जाता है। लेकिन इसी मेथिल ऑरेंज को यदि अम्ल के साथ अटैच कराते हैं तो ये क्या बदल जाता है, लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने जाना कि ये सूचक जो सिर्फ केमिकल लेबोरेटरी में ही बनाए जाते हैं, मैंने 2 लिया था, फिनोल्फिथीन और मेथिल ऑरेंज, दोनों को बारी बारी से मैंने क्षारक के साथ और अम्ल के साथ अटैच कराया, रिएक्ट कराया। तो अब फिनोल्फिथीन का जो था वो क्षारक के साथ रिएक्ट कराया तो इसका रंग कैसा हो जाता है, बैगनी हो जाता है। और इसी को अम्ल के साथ रिएक्ट कराया तो इसका रंग क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। बात करें मेथिल ऑरेंज की तो इसको क्षार के साथ कराएं तो यह जो था यह किस रंग में कन्वर्ट हो जाता है, पीला रंग में। किस में हो जाता है, पीला रंग में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी को अगर कराते हैं अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया तो यह जो इसका गुण है वो किस में बदल जाता है, लाल रंग में बदल जाता है। हो तो चलते हैं, बात करते हैं अगले जो टॉपिक है वो गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक आप समझ लो कि गंधीय का मतलब क्या होता है, स्मेल करने वाला, जो स्मेल करने वाला। अब देखो कोई भी गंधकीय चीज है, केमिकल, अगर केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको छू के, टच करके या फिर स्वाद करके उसको नहीं बता सकते कि किसका स्वाद कैसा होता है कैसा नहीं होता है। इसीलिए हम लोग सिर्फ स्मेल से ही पता करेंगे या फिर देख के या फिर उसके द्वारा बनाए गए जो भी रूल्स रेगुलेशन उसके द्वारा ही पता करेंगे। देखो गंधीय सूचक का मतलब होता है कि स्मेल करने वाला कितने तरह के सूचक होते हैं। तो जिन पदार्थों की गंध, समझ रहे हो, जिन पदार्थों की गंध। अब पदार्थ में कोई भी पदार्थ ले लो, आम ले लो, कटहल ले लो, इमली ले लो, कोई भी चीज ले लो, खाने वाला जो पदार्थ होता है, ठीक है, कोई पदार्थ की गंध कैसी कैसी होगी, अम्लीय हो सकती है या फिर क्या होगी, क्षारक के बीच में होगी। क्षारक मध्य का मतलब होता है कि अम्ल और क्षारक के बीच में। आप समझो पहले गंधीय सूचक, आप समझो पहले कि गंधीय सूचक जो होता है वो किन दो पदार्थों के बीच में हो सकती है, अम्लीय और क्षारक, यानी अम्ल और क्षारक के बीच में हो सकती है। अब समझो कि अम्ल और क्षारक के मध्य में बदल जाए तो हम क्या कहते हैं, गंधकीय सूचक कहते हैं। अब बात करते हैं, देखो उदाहरण की, हमने पहला एग्जाम्पल लिया प्याज का रस,
तो देखेंगे अगर प्याज का रस यदि अम्ल में देखा जाए तो उसका गंध जो होता है बड़ा खराब होता है, बहुत तीखा होता है। देखते हो ना कि आँख से पानी निकलने लगता है वगैरह, इस टाइप का जो गंध जो होता है, स्मेल जो होता है वो काफ़ी मतलब भद्दा होता है, ठीक है। और उसी को क्षारक यानी किसके साथ, अब मैं बार बार नहीं बता पाऊँ, NaOH हो गया, KOH हो गया, या फिर NH4 वगैरह कुछ भी, कोई भी आप ले लो, एलिमेंट्स ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लो, ठीक है, ठीक है, कोई भी हाइड्रोक्साइड हो जिसमें हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो दोनों का संवहन जो रिलीज कर देता है, ठीक है। तो प्याज का जो रस हो गया वो उसका अम्ल में कैसा होता है, उसका गंध जो होता है काफी तीखा होता है, काफी तीक्ष्ण होता है, काफी भद्दा टाइप का उसका स्मेल होता है। और क्षारक में सब कोई गंध नहीं होता है। वैनिला, वैनिला आप लोग खाते हैं केक में, केक जो वैनिला फ्लेवर होता है, इस टाइप का जो केक में जो हम लोग फ्लेवर डालते हैं वो वैनिला फ्लेवर होता है, जो केक में क्रीमी होता है, वैनिला होता है वगैरह, चॉकलेटी वगैरह जो भी चीज़ होता है। तो वैनिला अगर इसके साथ अम्ल के साथ अगर इसको अटैच किया जाए तो इसका जो गंध होता है उसका कोई गंध नहीं होता, इसका गंध क्या होता है, बिल्कुल समान, उसका कोई गंध नहीं होता है। और क्षारक में इसका कोई गंध नहीं होता है, ठीक है। अम्ल में उसका गंध जो होता है बिल्कुल समान, जैसा महकता है, स्मेल देता है, गमकता, सॉरी महकना गमकना दोनों डिफरेंसेज है। तो जैसा गमकता है महकता नहीं, महकना कुछ मरा हुआ टाइप का जो पदार्थ होता है वो होता है। तो वैनिला का जो स्वाद होता है वो किस टाइप का होता है, बिल्कुल समान होता है, किसमें, अम्ल में। और क्षारक में उसका कोई गंध ही नहीं होता है। लौंग की तेल, लौंग जो हम लोग खाते हैं उसका तेल भी आता है, तो उसका तेल अगर अम्ल के साथ देखा जाए तो क्या होता है, उसका गंध जो होता है बिल्कुल एक्यूरेट होता है, इक्वल होता है, लेकिन क्षारक में उसका कोई गंध नहीं होता है। चलिए बात करते हैं अब अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में। यानी यदि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया या फिर जो भी रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ कराते हैं, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो ध्यान से देखेंगे, जो एसिड एंड बेस है इसका जो रिएक्शन हम लोग करवाएंगे मेटल से कराएंगे, धातु के साथ, धातु को अम्ल एवं क्षारक के साथ जो अभिक्रिया कराएंगे। ध्यान से देखो, यहाँ मैंने हेडिंग लिया है, धातु को, धातु के अम्ल व क्षारक के साथ क्या कराना है, अभिक्रिया। इसका अंग्रेजी होगा रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराना है धातुओं के साथ, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, विथ मेटल्स कर लो, विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, एसिड एंड, रिएक्शन विथ मेटल्स देख लो आप, मेटल्स, एसिड एंड बेस। अब देखेंगे पहला मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ अम्ल के साथ, क्योंकि इसमें दो टर्म है, एक है अम्ल और दूसरा है क्षारक। देखेंगे पहले मैं अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया कर रहा हूँ, किसकी, अम्ल के साथ, किसकी अभिक्रिया कराऊंगा, धातु की, ठीक है। तो मैंने पहले क्या ले लिया, मैंने अम्ल लिया और क्या लिया, धातु। धातु में फ्री हो, कोई भी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा वोहा जो भी होता है, कोई भी धातु ले सकते हो। तो मैंने यहाँ अम्ल प्लस धातु यानी अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराया, धातु के साथ, ठीक है। तो दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन कराया, गर्म कराया, तो गर्म करने के बाद मुझे लवण और हाइड्रोजन मिला, ठीक है। आप चाहो तो इसका हिंदी भी लिख सकते हो, कैसे, यहाँ देख सकते हो कि जब अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, धातु के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड, क्लोराइड मिलता है या फिर बनता है, ठीक है। तो मैंने इस फॉर्मेट की तरह, फॉर्मेट की वजह से मैंने इस हिंदी को लिख दिया, ठीक है। आप भी चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो डायरेक्ट आप रिएक्शन भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मार्किंग आपको उतना ही पाई जाएगा। अगर आप इसको लिखते हो, इसको नहीं लिखे हो तो नंबर ऑफ मार्किंग आपका लो हो जाएगा, लेकिन इसको नहीं लिख के डायरेक्ट इसको लिखते हो तो नंबर ऑफ मार्किंग जितना है उतना ही आपको मिलेगा। तो मैंने इसका हिंदी आपको नीचे लिख दिया है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट रिएक्शन ही लिख सकते हैं। अगर रिएक्शन लिखने की इच्छा के साथ साथ आपको इसका हिंदी भी टर्म चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने अम्ल में HCl लिया है और धातु में जिंक लिया है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया किसके साथ, जिंक यानी जस्ता, जिंक मींस क्या होता है, जस्ता के साथ कराते हैं तो क्या बनता है,
जिंक क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। देखोगे कि ये बैलेंस है कि नहीं है। मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मैंने बैलेंस और अनबैलेंस करने का भी तो जो भी तरीका था मैंने उसको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप उस वीडियो को जाके देखें, तब आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्या होगा, क्लियर होगा। बात करते हैं इस टॉपिक की। अब देखेंगे यहाँ पर Zn सिंगल है, देख सकते हो आप Zn कितना है यहाँ पर, सिंगल Zn है तो Zn है। यहाँ Cl2 देखोगे, क्लोरीन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ पर क्लोरीन सिंगल है और हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है। तो आप यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो जाएगा। अब ये जाके इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं क्षारक के बारे में, ठीक है। क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं धातु की, ठीक है। तो क्षारक का मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया है, ये एक तरह का क्षार है, साबुन है, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ, जस्ते के साथ कराओ। आप यहाँ पर इन्हें भी ले सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, धातु में कोई भी धातु ले सकते हो। तो मैंने यहाँ Zn लिया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ, जस्ता के साथ कराया। तो अभिक्रिया के बाद जो दोनों को एक साथ गर्म करने के बाद जो प्रोडक्ट आया वो सोडियम जिंकेट आया। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। यहाँ पर मैंने नेम कर लिख दिया है, सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब चाहो तो इसका हिंदी भी लिख सकते हो कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक अर्थात जस्ते के साथ, जिंक अर्थात जस्ता के साथ कराई जाती है तो प्रतिक्रिया या फिर अभिक्रिया को दोनों समान है के फलस्वरूप, ठीक है, क्या निकलता है, सोडियम जिंकेट बनता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप काम करना, ये सब चीज़ों को ना, जो भी मैंने ये टर्म्स लिखाए हैं, जो भी मैंने पॉइंट्स दे के लिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप अच्छे से आपके माइंड में ये ऑब्जर्व कर पाएगा, ठीक है। तो अब सभी वीडियो का हर एक लाइन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस टर्म में आगे चलें।